चैप्टर्स 501, 502, 503, 504। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 501। 5,00,000 भेड़िए जंग शुरू करते हैं। रात के अंधेरे से ढकी घास के मैदान में संगी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। हड्डियों तक को कांप देने वाली हवा उस पर झपट रही थी, लेकिन वो इसके बावजूद पसीने से पूरा लथपथ था। तेज और तेज वो अपने दिल में चिल्लाया, अपनी सारी प्राइमेवल एसेंस दीवानों की तरह अपने मूवमेंट गू में झोंक रहा था। आओ! उसके पीछे रात के भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी वजह थी संगी के हाथ में पकड़े हुए एक रात के भेड़िए के बच्चे की लाश, जिसकी वजह से ये पीछा पिछले कई मिनट से जारी था। अगर ये पहले होता तो ये कुछ मिनट संगी के लिए पलक झपकते ही गुजर जाते, लेकिन हजारों भेड़ियों के झुंड के इतने करीब से पीछा करते हुए संगी को वक्त का हर सेकंड बहुत धीमा और नाबर्दाश्त लग रहा था। आखिरकार मैं पहुंच गया। सामने एक छोटी सी खाई देखकर संगी में एक नई ताकत जागी और वो यूएस खाई की तरफ दौड़ पड़ा। घड़ घड़ करीब 20,000 रात के भेड़िए एक काली बात की तरह उसके पीछे पीछे खाई में घुस गए। वो अंदर आ गए हैं। खाई में छिपे हुए गू मास्टर्स खुशी से चिल्लाए, जल्दी से जाल समेटो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। एक रैंक 3 गू मास्टर जो इस ग्रुप का लीडर था, उसने तुरंत कमांड दी, जमीन की दीवार उठो। रैंक 2 गू मास्टर्स के एक ग्रुप ने एक साथ रैंक 2 अर्थ माउंट गू को एक्टिवेट किया। इतने सारे अर्थ माउंट गू के एक साथ एक्टिवेट होने से इस टांग खाई के प्रवेश द्वार पर पत्थर तेजी से ऊपर उठने लगे और रैंक 3 अर्थ वॉल गू जैसी एक दीवार बन गई। उसी वक्त खाई के दूसरी तरफ दर्जनों गू मास्टर्स ने फॉलिंग स्टोन्स गू एक्टिवेट किया। बड़ी संख्या में पत्थर नीचे गिरे और प्रवेश द्वार को मजबूती से बैंड कर दिया। इस खाई का निकास द्वार पहले से ही बैंड था। ए फ्लैट प्रवेश द्वार के भी बैंड हो जाने से अंदर घुसा हुआ रात के भेड़ियों का झुंड एक पिंजरे में फंसे कछुए जैसा हो गया था। रात के भेड़ियों के मिरियड बीस्ट किंग ने जब देखा कि मामला बिगड़ गया है, तो उसने तुरंत अपने झुंड को खाई पर चढ़कर उस पार करने के लिए लीड किया। लेकिन ठीक इसी वक्त एक सुनसान लेकिन शानदार भेड़िए की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। फैंग युआन एक रात के भेड़ियों के एम्परर पर सवार था और ऊपर से बड़ी संख्या में रात के भेड़ियों को हमला करने का आदेश दे रहा था। जंगली रात के भेड़ियों के झुंड की ईंट लाल हो गईं और वो गुस्से से गुर्राने लगे, लेकिन वुल्फ एम्परर की मौजूदगी के कारण वो हिचकिचा रहे थे। क्लियर माइंड गू। एक सोच के साथ फैंग युआन ने एक क्लियर माइंड गू बुलाया। ये एक रैंक 4 गू था। जैसे हाई यूएस में प्राइमेवल एसेंस डाली गई, वो तुरंत एक ठंडी हवा में बदल गया। ठंडी हवा यूएस जगह पर धीरे से बहने लगी। ऑनियन एक्सप्लोजन गू के असर से दीवाने हो रहे रात के भेड़ियों का झुंड इस ठंडी हवा के अनपढ़ पड़ते ही तुरंत होश में आ गया। वुल्फ एम्परर फिर से दहाड़ा, जिससे ये जंगली रात के भेड़ियों का झुंड एक अफरातफरी में पद गया। उनका फॉर्मेशन टूट गया और उनकी लड़ने की इच्छा पर भारी असर पड़ा। फैंग युआन हंसा और अपने भेड़ियों के झुंड को असली हमला करने का आदेश दिया। पहले से ही कुछ गू मास्टर्स जंगली मिरियड वुल्फ किंग को उलझाए हुए थे। फैंग युआन ने पहले अपने भेड़ियों के झुंड को जंगली रात के भेड़ियों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे उन्हें खत्म करने लगा। पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में थी। फिर वो जंगली मिरियड वुल्फ किंग के पास पहुंचा और सही मौके पर रैंक 4 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल किया। आखिर में उस बस कुछ 100 रात के भेड़ियों की कुर्बानी देनी पड़ी और उसने आसानी से इस मिरियड वुल्फ किंग और करीब 20,000 भेड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बड़ी सफलता के बाद गू मास्टर्स बैटलफील्ड साफ करने के लिए पीछे रुक गए, जबकि फैंग युआन अपने बड़े हुए भेड़ियों के झुंड को लेकर अगले ठिकाने की तरफ बढ़ गया। वहां जंगली रात के भेड़ियों का एक और बड़ा झुंड उसका इंतजार कर रहा था। तुमने अच्छा काम किया, एक रैंक 3 लीडर ने संगी के कंधे पर थपथपाया और उस 500 प्राइमेवल स्टोन्स के साथ एक रैंक 3 गू दिया। ये तुम्हारा हक का इनाम है। संगी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और भारी सांसें लेते हुए अनप्राइमेवल स्टोन्स और गू को देखा। फिर उसने दूरी पर फैंग युआन की जाती हुई परछाई को हसाड और तारीफ की नजरों से देखा। हालांकि मैं एक रैंक 3 गू मास्टर हूं और डेमोनिक पथ में मेरा थोड़ा नाम है, लेकिन मेरी तुलना वुल्फ किंग से नहीं हो सकती। ये असली बिग शॉट है। पता नहीं कब मुझे ऐसी कामयाबी मिलेगी। अस रात फैंग युआन ने हजारों ली का सफर तय किया और 70,000 जंगली रात के भेड़ियों को अपने कब्जे में लिया। सुबह तक जब रात के भेड़िए शिकार के लिए बाहर नहीं निकलते और सब अपने घोंसलों में लौट चुके थे, तब फैंग युआन अपने भेड़ियों के झुंड को लेकर ही ट्राइब के कैंप में वापस लौटा। हे लुलन के गठबंधन बनाने के बाद एकता में बाल है वाली सोच के साथ 5 विशाल कैंप आसपास लगाए गए थे। फैंग युआन के भेड़ियों के झुंड को इन 5 कैंप्स में बांट दिया गया था ताकि उनकी देखभाल के लिए आम लोग उन्हें खाना खिला सकें। इन कुछ दिनों में
उसने बड़ी संख्या में रात के भेड़ियों को कब्जे में लिया था। जो झुंड पहले सिर्फ 30,000 का था, अब बढ़कर 3,20,000 का हो गया था। रात के भेड़ियों का झुंड एक झटके में फैंग युआन की सेना में सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसमें वर्मिलियन फ्लेम वुल्व्स, विंड वुल्व्स, वाटर वुल्व्स और दूसरे भेड़ियों को मिलाकर फैंग युआन के भेड़ियों का झुंड 5,30,000 की विशाल संख्या तक पहुंच गया था। ये सब नाइट वुल्फ एम्परर की बदौलत है कि मैं रात के भेड़ियों को इतनी आसानी से शामिल कर पाया। भेड़ियों के झुंड को सेटल करके फैंग युआन अपने थके हुए शरीर को आराम करने के लिए सीक्रेट रूम में वापस ले आया। रात के भेड़ियों के झुंड के बढ़ने के साथ फैंग युआन को जिन मिरियड वुल्फ किंग्स को कंट्रोल करना था उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ गई थी। इतनी बड़ी संख्या में रात के भेड़ियों के मिरियड बीस्ट किंग्स ने उसकी आत्मा पर बोझ डाल दिया था, जिससे उस अपनी आत्मा की गहराइयों में एक भरीपन का एहसास होने लगा था। घंटों सोने के बाद फैंग युआन ने अपनी आंख खोली और एक कुशन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और अपनी कल्टिवेशन जारी रखी। वुल्फ सोल गू। उसने वुल्फ सोल गू का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे अपनी 1000 मैन सोल को वुल्फमैन सोल में बदलते हुए। पहले उसके पास 100 सोल लेवल की वुल्फमैन सोल थी, जिसका शरीर इंसान का था, कान भेड़िए के, पूंछ भेड़िए की और पंजे भेड़िए के। लेकिन बाद में उसने डांग माउंटेन पर बड़ी संख्या में गट्स गू का इस्तेमाल किया और उसकी सोल तेजी से 1000 मैन सोल तक एक्सपेंड हो गई। इससे उल्टा वुल्फ सोल गू का असर पतला पड़ गया और उसकी सोल एक नॉर्मल सोल की तरह दिखने लगी। वुल्फ सोल गू का असर बिल्कुल साफ नहीं था। 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद इसने फैंग युआन की इंसानी सोल पर भेड़िए के कानों को सिर्फ हल्का सा लंबा किया। लेकिन फैंग युआन के लिए उसकी आत्मा की गहराइयों में जो भरीपन था वो काफी हद तक कम हो गया था। वुल्फमैन सोल के साथ भेड़ियों के झुंड को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भेड़िए गू मास्टर को अपनी आत्मा की गहराइयों से अपने जैसा ही मानते हैं। अफसोस, मेरे पास रैंक 5 वुल्फ सोल गू नहीं है और मैं सिर्फ रैंक 4 वुल्फ सोल गू इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका असर 100 मैन सोल पर साफ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वे 1000 मैन सोल की तरफ बढ़ रहा हूं, इसका असर बहुत कमजोर हो गया है। लंबी देर तक इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन ने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए उस रोक दिया। हालांकि रैंक 5 गू कभी भी आसानी से नहीं मिलते थे। रैंक 4 वुल्फ सोल गू को रिफाइन करने के लिए एक मिरियड वुल्फ किंग की पूरी सोल की जरूरत होती थी। लेकिन रैंक 5 वुल्फ सोल गू को रिफाइन करने के लिए एक वुल्फ एम्परर की सोल की जरूरत होती थी। इसके अलावा एक रिफाइनमेंट मास्टर के पास भी रैंक 5 वुल्फ सोल गू को सफलता से रिफाइन करने का चांस सिर्फ 50% होता था। फैंग युआन ने इसे ट्रेजर येलो हेवन में खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन जब उस याद आया कि उसके पास सिर्फ 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे हैं और अंधेरे में छिपी हुई वो रहस्यमय ताकत, उसने सुरक्षा के लिए इस प्लान को रद्द कर दिया। हालांकि मैं इसे सीधे ट्रेजर येलो हेवन में नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने इस रिक्वेस्ट का जिक्र लूलैंड से पहले ही कर दिया है। हे ट्राइब हुआंग जिन फैमिली का हिस्सा है और उनके सुप्रीम एल्डर्स गू इमॉर्टल्स हैं, इसलिए उनकी बुनियाद बहुत गहरी है। 2-3 दिन पहले ही गुजर चुके हैं, मैं उससे अब पूछ ही लेता हूं। इस सोच के साथ फैंग युआन सीक्रेट रूम से बाहर निकला और ही लूलैंड से मिला, लेकिन उसने जाहिर किया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। भाई शनयन, सच कहूं तो मैंने सुप्रीम एल्डर्स से इसकी रिक्वेस्ट के लिए एक लेटर लिख दिया है, लेकिन उन्हें लगा कि रैंक 5 वुल्फ सोल गू देने से बेहतर है कि एक जिंदा वुल्फ एम्परर दिया जाए। और वुल्फ एम्परर भी ऐसे ही आसानी से नहीं दिया जा सकता, उनका इरादा यूज बैटल मेरिट्स के बदले देने का है। आखिरकार मुझे लोगों को भी तो मनाना पड़ता है। हे लूलैंड बहुत चालाक था। जब से फैंग युआन ने जहर की कसम ली थी, उसका रवैया पहले जैसा दोस्ताना नहीं रहा था। साथ ही इस बात को लेकर कि उसने इन दिनों फैंग युआन को रात के भेड़ियों के झुंड को शामिल करने में मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में आदमी और सामान खर्च किया था, उस लगा कि उसने फैंग युआन के लिए जरूरत से ज्यादा कर दिया है। इसी के साथ फैंग युआन के भेड़ियों का झुंड 5 लाख से ज्यादा की संख्या तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी सेना ने यूज अंदर से डरा भी दिया था। जहर की कसम के बंधन के बावजूद ही लूलैंड अनजाने में ही सतर्क हो गया था। फैंग युआन ने सर हिलाया और अपनी समझदारी जाहिर की। उसने लिटिल हु इमोर्टल को भी ट्रेजर येलो हेवन पर नॉर्दर्न प्लेन्स के किसी भी वुल्फ एम्परर पर नजर रखने का आदेश दिया था। अफसोस की बात है, बीस्ट एम्परर्स बहुत कम बेचे जाते थे। इन दिनों एक बीस्ट एम्परर सेल पर लगाया गया था, लेकिन वो एक बॉर एम्परर था, वुल्फ एम्परर नहीं। फैंग युआन ने ही लूलैंड की बातों से समझ लिया कि अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। इन दिनों टियन शुआन, मेंग्क्यू, काओफू और नॉर्दर्न प्लेन्स के हर दूसरे इलाके में पहले से ही जंग चल रही थी। इस बार इंपीरियल कोर्ट के मालिक बनने के लिए जो पॉपुलर कैंडिडेट्स थे,
उनमें से सिर्फ ही ट्राइब ने हाई पीछे हटकर भेड़ियों का झुंड बढ़ाया था। ए फ्लैट, उन्होंने काफी भेड़िए इकट्ठे कर लिए थे और उम्मीदों से भरा ही लूलन पहले से ही बेचैन था। तो भाई लूलन, आप सबसे पहले किस ताकत पर हमला करना चाहते हैं? फैंग युआन ने पूछा। हे लूलन जोर से हंसा और फैंग युआन के कंधे पर थपथपाया। छोटा भाई सच में बहुत तेज है। मैं भाई से छुपाऊंगा नहीं, मेन काओफू पर हमला करके डांगफैंग ट्राइब को मिटाना चाहता हूं। डोंगफैंग ट्राइब में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, खासकर वो डोंगफैंग किंग यू जो नॉर्दर्न प्लेन्स की मशहूर सुंदरी है। मैं उनके सभी आदमियों को मारकर उनकी सभी औरतों को पकड़ना चाहता हूं। हा हा हा। फैंग युआन थोड़ा हैरान रह गया। इतिहास अभी भी उसी दिशा में जा रहा था। एक घुमाव लेने के बाद फोकस अभी भी डांगफैंग ट्राइब पर ही लौट आया था। लेकिन मेरे 5 लाख भेड़ियों के झुंड के साथ ये मेरी पिछली जिंदगी से अलग है। डांगफैंग ट्राइब। ही। फैंग युआन मन हाई मन मुस्कुराया। इस स्टेज पर पहुंचकर वो भविष्य के विकास को प्रभावित कर सकता था। लेकिन इससे क्या? इतिहास को पूरी तरह बदल जाने दो। जब तक उसके सामने फायदा है तो आसमान और जमीन ही क्यों ना हिल जाएं, या बाद ही आसमान तक क्यों ना पहुंच जाए। किसे परवाह है अगर उसकी बदनामी 10,000 साल तक रहे। अगले दिन हे ट्राइब ने पूरी तरह से कैंप उखाड़ दिया और सियोफू की तरफ एक शानदार अभियान शुरू कर दिया। इस खबर ने तुरंत हर तरह की ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालात तेजी से बदल रहे थे और सियोफू एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। यूटियन की हीरोज असेंबली से अलग, जहां लियू ट्राइब और ही ट्राइब बराबर की टक्कर के द डोंगफैंग ट्राइब ने काओफू की हीरोज असेंबली में सबसे ज्यादा दबदबा बनाया हुआ था, दूसरे हीरोज को दबाकर बड़ी संख्या में ट्राइब्स को शामिल कर लिया था। सिर्फ चाओ ट्राइब हाई मुश्किल से दबाव का सामना कर रही थी। डोंगफैंग ट्राइब की कठोर गठबंधन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। हे ट्राइब के बड़े अभियान की खबर ने लगभग सारा ध्यान डोंगफैंग ट्राइब का खींच लिया। चाओ ट्राइब को सांस लेने की फुर्सत मिली और उन्होंने अपने काबिले को एक कोने की तरफ ले जाने के संकेत दिए। डांगफैंग ट्राइब का मौजूदा ट्राइब लीडर एक रैंक 5 विजडम पाथ गू मास्टर डांगफैंग यू लियांग था। एक रात बिना आराम किए अनुमान और भविष्यवाणी करने के बाद उसने तुरंत अपना सख्त रवैया बदल दिया और गठबंधन में शामिल होने की शर्तों को बेहद नर्म और उदार बना दिया। डोंगफैंग यू लियांग खुद चाओ ट्राइब को गठबंधन में शामिल होने का न्योता देने गया। चाओ ट्राइब का लीडर हिचकिचाया। चाओ ट्राइब और डांगफैंग ट्राइब के बीच दुश्मनी थी और ये दुश्मनी सालों से गहरी होती गई थी। लेकिन डांगफैंग ट्राइब की ईमानदारी अब साफ दिख रही थी और जो शर्तें वो दे रहे थे वो भी बहुत आकर्षक थीं। शायद यह डोंगफैंग ट्राइब के साथ पुरानी नफरत और रंजिशों को सुझाने का एक दुर्लभ मौका था। चैप्टर 502। चाओ लियांग स्टडी रूम में चाओ ट्राइब के लीडर ने थक कर डॉक्यूमेंट नीचे रखा। सूरज की रोशनी खिड़की से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लंबी देर तक कबीले के मामले संभालने की वजह से इस 50 साल के रैंक 5 इनिशियल स्टेज गू मास्टर के बाल पहले ही सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। इन दिनों हे ट्राइब के बड़े अभियां और डांगफैंग यू लियांग के खुद आकर न्योता देने के कारण कबीला 2 गुटों में बंट गया था। यह दोनों गट लगातार बहस करते। एक गट डोंगफैंग ट्राइब का साथ देकर पुरानी दुश्मनी मिटाना चाहता था, जबकि दूसरा गुट हे ट्राइब का साथ देना चाहता था क्योंकि ही ट्राइब कहीं ज्यादा बड़ी थी। क्या डांगफैंग ट्राइब का साथ देने से सच में पुरानी दुश्मनी मिट सकती थी? जब उसने अपने कबीले और डांगफैंग ट्राइब के बीच पीढ़ियों से चली आ रही गहरी नफरत के बारे में सोचा तो चाओ ट्राइब का लीडर यकीन से कुछ नहीं कह सका। और ही ट्राइब का साथ देना भी सही नहीं था। चाओ ट्राइब का मुख्य अली आखिरकार इसी काओफू इलाके में था, जबकि ही ट्राइब यूटियन के तानाशाहों का प्रतिनिधि टीवी करती थी और अपने सहयोगियों के साथ पहले ही कसम ले चुकी थी। बाद में शामिल होने वाले कबीले के तौर पर चाओ ट्राइब को लाजमी तौर पर दबाया जाता और उन्हें कितना फायदा मिल सकता था? हो सकता है उन्हें बाली का बकरा बना दिया जाए। इसलिए चाओ ट्राइब का लीडर गहरी उलझन में था। खासकर इन दिनों कबीले के बड़े हमेशा बहस में उलझे रहते। चाओ ट्राइब के लीडर को इस चालाक डोंगफैंग यू लियांग की साजिश से भी बचना था और साथ ही अंदरूनी हालात को भी संभालना था और कबीले को लीड करना था। वो पहले ही बहुत थक चुका था। साई, उसने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गया, सूरज की रोशनी में तैरती हुई धूल को देखने लगा। इस चमकती हुई रोशनी में नन्ही सी धूल साफ दिख रही थी और चाओ ट्राइब के लीडर को लगा कि वो भी इन्हीं धूल के कानों में से एक है। इधर उधर भटक रहा है, अभी हवा में तैर रहा है, लेकिन कौन कह सकता है कि हवा चलने पर यह जमीन पर नहीं गिरेगा। हे ट्राइब और डांगफैंग ट्राइब के बीच की जंग ठीक उसी तेज हवा की तरह थी जो सब कुछ बहा ले जाएगी। ऐसी हवा का सामना करते हुए उसके कबीले को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? जैसे हाईचाओ ट्राइब का लीडर परेशान हो रहा था,
खिड़की के बाहर से अचानक रोने की आवाज आई। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर चाओ ट्राइब के लीडर की भुएं थोड़ी सिकुड़ी और उसने एक चिंतित नजर डाली और तुरंत पूछा, क्या बात है? दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, लॉर्ड ट्राइब लीडर, बड़ी मिसी सीढ़ियों पर फिसल गई और यहां आते वक्त उनका सर टकरा गया। अरे! चाओ ट्राइब का लीडर एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ उठ खड़ा हुआ, मेरी नन्ही गुड़िया कैसे गिर सकती है? कितना खून बहा? जल्दी उस यहां लाओ। चाओ ट्राइब के लीडर के कई बेटे थे लेकिन वो सब डांग फैंग यूलियांग की साजिशों का शिकार होकर मारे गए, पीछे सिर्फ एक बेटी छोड़ गए। उसकी बेटी सिर्फ 5 या 6 साल की थी और बहुत शरारती थी, लेकिन उसकी शक्ल उसकी स्वर्गीय पत्नी से बेहद मिलती थी और इसलिए चाओ ट्राइब का लीडर यूसपा बहुत प्यार लुटता था। जल्दी ही स्टडी रूम का दरवाजा धकेल कर खोला गया। गार्ड एक छोटी लड़की को सहारा देकर कमरे में लाया। लड़की ऐसी लग रही थी जैसे उस संगमरमर से तराशा गया हो और अपने कढ़ाई वाले कपड़ों में बेहद प्यारी लग रही थी। इस वक्त वो, हालांकि, सिसक रही थी, अपने माथे को अपने हाथ से ढके हुए। मेरी नन्ही गुड़िया, मेरी नन्ही यूनियन, तुम्हें कहाँ चोट लगी? चाओ ट्राइब का लीडर तेजी से उसके पास गया और छोटी लड़की को गले लगा लिया, चिंता से पूछते हुए। पापा, तुम अंधे हो गए हो क्या? चोट माथे पर लगी है। छोटी लड़की मन ही मन गुस्से से चिल्लाई, लेकिन ऊपर से वो आसानी से चाओ ट्राइब के लीडर के सीने से लग गई और एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह लात दिखाने लगी। पापा, यूनियन के सर में दर्द हो रहा है। ओ, पापा को देखने दो। चाओ ट्राइब के लीडर ने धीरे से छोटी लड़की के माथे को ढकने वाले बालों को हटाया और उसके माथे पर एक छोटा सा खरोंच देखा। खरोंच हल्की सी लाल हो गई थी लेकिन अभी खून बहने से काफी दूर थी। लेकिन इसके बावजूद चाओ ट्राइब के लीडर का दिल बहुत दुखा। उसने अपनी बेटी को गर्माजोशी से समझाया और फिर जल्दबाजी में आई बुद्धि देखभाल करने वाली को डांटा, नानी वू, तुम कर क्या रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि यूएस पर गहरी नजर रखो और हर वक्त उसकी हिफाजत करो। देखो, उसका माथा जख्मी हो गया है। ये बुढ़िया मार क्यों नहीं जाती? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड ट्राइब लीडर। बुद्धि देखभाल करने वाली तुरंत डर से घुटनों के बाल बैठ गई, ठंडे पसीने से उसका चेहरा भीग गया। लेकिन उसका दिल शिकायतों से भरा हुआ था। ये बच्ची उसकी पूरी जिंदगी में देखी गई सबसे चालाक बच्ची थी और सबसे परेशान करने वाली नन्ही शैतान। आमतौर पर अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान भटकती तो ये बच्ची अजीब और गरीब जगह कहीं गायब हो जाती। बच्ची बेहद चालाक थी, इस उम्र दराज औरत से इस हद तक खिलवाड़ करती थी कि वो मरने की दुआ करती। लेकिन ट्राइब लीडर के सामने बच्ची एक आज्ञाकारी और बेचारी एक्सप्रेशन दिखाती। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि लगता था वो पैदाइशी ऐसी ही है। बुद्धि देखभाल करने वाली इस नन्ही शैतान पर जरा सा भी सबूत नहीं ढूंढ पाई। पापा, नन्ही को दोष मत दीजिए, ये यूनियन की गलती है कि वो लापरवाही से इधर उधर दौड़ रही थी। छोटी लड़की ने नर्म आवाज में कहा, मन हाय मन एक सेंटेंस जोड़ते हुए, ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, पूरे दिन मेरे पीछे लगी रहती है। मुझे इस स्टडी रूम में घुसने के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ी, क्या ये मेरे लिए आसान था? चाओ ट्राइब के लीडर ने एक आह भरी और छोटी लड़की के नर्म काले बालों को एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ सहलाया। बेटी, तुम अपनी मां की तरह ही नेक दिल हो। बुद्धि देखभाल करने वाली, हालांकि, मन हाय मन दहाड़ी, ट्राइब लीडर, आपको धोखा दिया गया है। आपकी बेटी बिल्कुल एक शैतान है, लेकिन वो सिर्फ अपने दिमाग में चिल्ला सकती थी क्योंकि वो जानती थी, उसके अलावा बहुत कम लोग इस सच पर विश्वास करने को तैयार होंगे। उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने कहा तो कौन जाने ये लड़की उस बाद में कैसे टांग करेगी और जुल्म ढाएगी। निकम्मी चीज, अगर यूनियन ने नरमी की गुहार ना की होती तो HMPH जाओ। चाओ ट्राइब के लीडर ने बुद्धि देखभाल करने वाली की तरफ हाथ हिलाकर उस जाने का इशारा किया, फिर अपनी बेटी को एक नर्म एक्सप्रेशन से देखा, नन्ही गुड़िया, तुम यहां खेलने क्यों ना आए? पापा, यूनियन को आपकी चिंता हो रही थी। मैंने दूसरों से सुना कि वो बुजुर्ग इन दिनों पापा से बहस कर रहे थे और आप परेशान थी और खुद को स्टडी रूम में बैंड कर लिया था। छोटी लड़की ने अपनी बड़ी चमकती काली ऊन से चिंता से चाओ ट्राइब के लीडर को देखा। लेकिन सच तो यह था कि वो अपने दिमाग में चिल्ला रही थी, बकवास, अगर मैं नहीं आती तो मेरी जान खतरे में होती। मेरे कन्वीनियंट पापा, आप बहुत ही दुविधा में रहते हैं, जैसे अभी हालत हैं, आप अभी तक तुरंत भाग क्यों नहीं रहे? आखिर आप इतनी देरी किस बात की कर रहे हैं? चाओ ट्राइब के लीडर की नाक में एक चुभन सी हुई, उसकी उंगली लाल हो गई, लगभग आंसू निकलने ही वाले द अच्छी बेटी, आखिरकार तुम्हें अपने पापा की परवाह होने लगी। इतने समय तक मेरा प्यार बेकार नहीं गया। चिंता मत करो, पापा की तबीयत काफी अच्छी है और अब मेरा मूड तुम्हें देखकर काफी बेहतर हो गया है। कन्वीनियंट पापा,
ये अभी जिंदगी और मौत का मामला है और आप अभी भी इतने आशावादी हैं, इतने ना बर्दाश्त। मेरी आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए मुझे अंजाम की परवाह किए बिना थोड़ा शो ऑफ करना ही पड़ेगा। लड़की अपने दिमाग में गरजी और एक परवाह नहीं वाले एक्सप्रेशन के साथ अपने छोटे नाजुक हाथों को हिलाते हुए बोली, पापा, यूनियन को लगता है कि जो लोग आपसे झगड़ा कर रहे थे वो सब बेवकूफ हैं। हमारा झिंग ट्राइब एक भेद की तरह है, डोंग फैंग ट्राइब एक भेड़िया है, जबकि यूटीएन से एक शेर आ रहा है। भेड़िया शेर को नहीं हरा सकता, इसलिए वो भेद की मदद लेना चाहता है, लेकिन भेद जिस भी तरफ की मदद करे, शेर या भेड़िया आखिर में उस नहीं छोड़ेगा। छोटी लड़की की बातों ने चाओ ट्राइब के लीडर के दिमाग को झंझोड़ दिया। जो खेल में होता है उस समझ नहीं आता, लेकिन देखने वाले को सब साफ दिखता है। कभी कभी शामिल इंसान को देखने वालों की ऐसी बातों से रोशनी मिलती है। सही है, चाहे हम डोंगफैंग ट्राइब का साथ दें या ही ट्राइब का, ये शेर से मदद मांगने जैसा होगा। लेकिन क्या हमारा चाओ ट्राइब इससे दूर रह सकता है? नहीं। हर 10 साल में आने वाली बर्फीली तूफान की आपदा ने पहले ही तय कर दिया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कोई स्वर्ग नहीं है। इंपीरियल कोर्ट के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो सकता है, यूज हैरान कर देने वाले लाभ मिल सकते हैं। लेकिन चाओ ट्राइब को किस तरफ जाना चाहिए? छोटी लड़की पूरे वक्त ट्राइब लीडर के एक्सप्रेशन को गौर से देख रही थी और जब उस लगा कि वक्त सही है, उसने कहा, पापा, मैंने सुना है माँ ट्राइब बहुत शक्तिशाली है और अपने लोगों से भी अच्छा बर्ताव करती है। भेद और घोड़ा दोनों शाकाहारी हैं, लेकिन शेर और भेड़िया मांसाहारी हैं। हमारे लिए माँ ट्राइब से गठबंधन करना बेहतर होगा। चाओ ट्राइब के लीडर का शरीर कांप उठा। सही है, क्यों नहीं? माँ ट्राइब हे ट्राइब और डांगफैंग ट्राइब से अलग थी। पिछले दोनों के पास गु इमॉर्टल पूर्वज दी और ब्लेस्ड लैंड्स का सहारा था। उनका इतिहास लंबा था और वो गहरी बुनियाद वाले सुपर ट्राइब्स थे। माँ ट्राइब भी हुआंग जिन फैमिली का हिस्सा थी, लेकिन उनके पास गु इमॉर्टल का सपोर्ट नहीं था और वो अभी एक सुपर ट्राइब के लेवल की तरफ बढ़ रहे थे। माँ ट्राइब के लीडर और उसके युवा ट्राइब लीडर दोनों हाई बेहतरीन हीरोज वो जरूर चाओ ट्राइब का स्वागत करेंगे। सिवाय इसके कि टियन शुआन जाने के लिए ये एक लंबा सफर होगा। कन्वीनियंट पापा, आखिर आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? जल्दी फैसला कीजिए। छोटी लड़की जो अपने पापा के बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी, अंदर से बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। लेकिन चाओ ट्राइब का लीडर टियन चुवान जाकर माँ ट्राइब से मिलने के लिए लंबे सफर के बारे में सोच रहा था। ये दूरी खतरों से भरी थी जिसने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। मजबूरन छोटी लड़की को कहना पड़ा, पापा, हमें तुरंत निकलना चाहिए। ये निकलने का सबसे अच्छा समय है। शेर और भेड़िया एक दूसरे से उलझे हुए हैं, उनके पास हम पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। चाओ ट्राइब के लीडर का दिल कांप उठा। सही है, मैं अभी भी क्यों हिचकिचा रहा हूं? अगर मैं और देर करूंगा तो भागने का सबसे अच्छा मौका भी हाथ से निकल जाएगा। चाहे वो ही ट्राइब हो या डोंगफैंग ट्राइब, दोनों हाई अच्छे नहीं हैं। अगर मेरा कबीला इंपीरियल कोर्ट की युंग में कुछ फायदा उठाना चाहता है तो अन पर दाव लगाना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बेटी, तुम बिल्कुल सही हो। हमारा चाओ ट्राइब इतनी बड़ी जंग में दखल नहीं दे सकता, ना ही इस भंवर में खुद को झोंक सकता है। सही है, हम चलेंगे। चाओ ट्राइब के लीडर ने फैसला किया। उसके सीने से लगी छोटी लड़की इस पाल खुशी के आंसू रोने ही वाली थी जब उसने मन ही मन आ भरी, बूढ़े आदमी, आखिरकार तुम्हारी एड़ी खुल गई। ये बेकार नहीं गया कि मैंने इतनी मुश्किल उठाकर यहां आकर तुम्हें मनाया। लेकिन यूनियन, क्या ये सब बातें तुमने खुद सोची? क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहने को कहा था? कौन था वो? पापा को बताओ। चाओ ट्राइब के लीडर ने आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस की और अपनी बेटी को घूरने लगा। छोटी लड़की का दिल धड़क उठा। उसने फौरन अपनी बड़ी अनी झपकाई और एक मासूम सा चेहरा बनाया। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। पापा, ये सब यूनियन ने सोचा है। पापा हर दिन इतनी मेहनत करते हैं। यूनियन नहीं चाहती कि पापा इतने थक जाएं, इसलिए यूनियन पापा की मदद करना चाहती थी। फिर उसने ध्यान से एक बेचारे से एक्सप्रेशन के साथ कहा, पापा, क्या यूनियन ने गलत कहा? चाओ ट्राइब के लीडर की आंख में एक खुशगवार हैरानी की चमक आई। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने ये नन्ही परी उस धोखा देगी। कितनी उम्र थी इस बच्ची की? और उसने उस बढ़ते हुए देखा था। जबकि वो इतनी कम उम्र में इतनी होशियार थी, तो उसका कल्टिवेशन टैलेंट भी शायद अद्भुत होगा। अपनी बेटी को दांत से डरते देखकर चाओ ट्राइब के लीडर के दिल में एक प्यार भरा एहसास उभरा। उसने छोटी लड़की के बालों को सहलाया। यूनियन, शुक्र है मेरे पास तुम हो। पापा सच में बहुत खुश हैं कि उनके पास इतनी अच्छी बेटी है। साय, ऐसा ही होना था, जबकि मैं यहां ट्रांसमाइग्रेट हो ही चुकी हूं। जिंदगी में
दोस्त चुने जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप किस्मत से मिलते हैं। जैसे तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, मैं भी जरूर उसका बदला चुकाऊंगी। छोटी लड़की ने मन ही मन ऐसा कहा, लेकिन ऊपर से उसने चाओ ट्राइब के लीडर की गर्दन को गले लगाया और इस कन्वीनियंट पापा के गाल पर चूम लिया। पापा, बेटी आपको सबसे ज्यादा पसंद करती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बेटी, तुम सच में पापा की गुड़िया हो। चाओ ट्राइब का लीडर जोर से हंसा। चैप्टर 503 डांग फैंग यू लियांग। चाओ ट्राइब अपना कैंप उखाड़ कर चली गई। हे लूलैन ने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर एक नजर डाली और फिर यूज टेबल पर फेंक दिया। चाओ ट्राइब शायद एक बड़ा कबीला हो, लेकिन उनके पास कोई एलिट फौज नहीं थी और ना ही कोई ढंग का गू मास्टर एक्सपर्ट। हालांकि चाओ ट्राइब का लीडर रैंक 5 इनिशियल स्टेज पर था, लेकिन 3 साल पहले डांग पोकोंग ने यूज अपने रैंक 4 पीक स्टेज कल्टिवेशन से चैलेंज करके हरा दिया था। इसलिए उसकी ज्यादा इज्जत नहीं थी और उसने अपने लंबे सालों के शासन में कोई बड़ा योगदान भी नहीं दिया था। अगर चाओ ट्राइब ने डोंगफैंग ट्राइब का साथ दिया होता, तो शायद उसने अन पर थोड़ा ध्यान दिया होता। आखिरकार एक कमजोर रैंक 5 गू मास्टर को भी कम नहीं समझा जा सकता था। लेकिन चाओ ट्राइब एक डरपोक की तरह भाग गई थी, जिससे ही लूलन के मन में उनके लिए नफरत भर गई। नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग बहादुरों की तारीफ करते थे और लड़ने से पहले ही भाग जाने जैसे कायरता भरे कामों को नीची नजर से देखते थे। मुबारक हो अलायंस लीडर, हमने अभी तक ठीक से हमला भी नहीं किया और सामने वाले का एक बड़ा कबीला डरा कर भगा दिया। डोंगफैंग यूलियांग तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। उसने खुद चाओ ट्राइब को बुलाया था, लेकिन वो लोग सीधे भाग गए। हा हा हा। मेरी राय में चाओ ट्राइब भले ही एक बड़ा कबीला हो, लेकिन उनमें कोई खास बात नहीं है, वो इतने डरपोक निकले। HMPH मेन टेंट में बैठे गू मास्टर्स ने एक के बाद एक कमेंट किया। उन्हें चाओ ट्राइब के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फैंग युआन जो पास में बैठा था, उसने टेबल पर पड़ी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर अपनी नजर दौड़ाई। चाओ लियान यूज ये नाम याद था। एक रहस्यमयी औरत जो आगे चलकर मा होंगयो की पत्नियों में से एक बनेगी, और एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल भी। अभी हालांकि वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी। लगता है शेर, भेड़िए और भेद वाली मशहूर कहानी का इस्तेमाल हो चुका है। फैंग युआन मन हाइमन मुस्कुराया। उसकी पिछली जिंदगी में चाओ लियान यू के विजडम पाथ गू इमॉर्टल बनने के बाद किसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी थी। ये सांस्कृतिक परंपरा लेस देन ग्रेटर दैन से जुड़ी हुई थी। इस पहले गू क्लासिक को कई गू मास्टर्स ने अपनी मेहनत और वक्त लगाकर संवारा था। कई बेहतरीन गू मास्टर्स और गू इमॉर्टल्स के लिए लोग उनकी बायोग्राफी लिखते और फैलाते ताकि उन्हें याद किया जा सके और उनकी प्रशंसा की जा सके। चाओ लियान यू की बायोग्राफी के अनुसार चाओ लियान यू ने बचपन से ही अद्भुत बुद्धि और समझदारी दिखाई थी। अस बड़ी जंग में जहां ब्लैक टायरेंट ही लूलैन इंपीरियल कोर्ट के मालिक बनने के लिए लड़ रहा था, चाओ ट्राइब डोंगफैंग ट्राइब और ही ट्राइब के बीच फंस गई थी। जब चाओ ट्राइब का लीडर हिचकिचा रहा था, चाओ लियान यू ने शेर, भेड़िए और भेद की तुलना का इस्तेमाल करके अपने पिता को मनाया और उन्हें मा ट्राइब का साथ देने के लिए दूर सफर करने का फैसला करवाया। आखिर में इससे चाओ ट्राइब न सिर्फ सुरक्षित रही, बल्कि उन्हें अत्यधिक महत्व और गर्माजोशी से स्वागत भी मिला। उसकी 500 साल की पिछली जिंदगी की यादें सभ्य तरतीब थीं, लेकिन ये जानकारी अभी भी फैंग युआन की यादों में ताज़ा थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 रीजन्स की युंग में मा होंग यून, शेंग लिंगर और चाओ लियान यून न सिर्फ गू इमॉर्टल्स बनेंगे, बल्कि हेवनली कोर्ट के आक्रमण का सामना करने में नॉर्दर्न प्लेन्स के प्रतीक और नींव के पत्थर भी बनेंगे। 5 रीजन्स में ऐसे लोगों की बायोग्राफीज बड़े पैमाने पर फैलाई जाती थी और अन पर चर्चा होती थी। HMPH, मा होंग यू और चाओ लियान ये जैसे लोग, मैं उन्हें बढ़ने से पहले ही जल्द या देर से मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन इस वक्त कोई जल्दी नहीं है। फैंग युआन ने अपने दिल में उठ रहे कत्ल के इरादे को रोका और अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। चाहे वो मा होंग यू हो या चाओ लियान यून, ये लोग जो 5 रीजन्स की युंग की लहर पर सवार द, अभी वो गू इमॉर्टल्स बनने से बहुत डो थे। फैंग युआन के पास उनसे निपटने के लिए काफी वक्त था। लेकिन मा होंग यून, फैंग युआन को यूज 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से निपटने के लिए जिंदा रखना था। जहां तक चाओ लियान यू की बात है, हालांकि वो यूज मारना चाहता था, लेकिन वो अपनी पहचान और हालात के कारण रुका हुआ था। आखिरकार फैंग युआन इस वक्त चांग शनयिन का किरदार निभा रहा था। महान चांग शनयिन, वो भला एक 4 साल की लड़की को इतना महत्व कैसे दे सकता था कि उस मारने की हद तक चला जाए। इसके अलावा अभी सबसे जरूरी मामला डोंगफैंग ट्राइब से निपटना है। फैंग युआन ने अपने विचारों को समेटा और फिर से चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया। चाओ ट्राइब का थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद सबने अपना ध्यान इस बार के अपने दुश्मन पर लगाया।
डोंगफैंग ट्राइब भी ही ट्राइब की तरह ही थी, एक गहरी बुनियाद वाला सुपर ट्राइब और सियोफू रीजन में एक प्रमुख ताकत थी। डोंगफैंग यूलियांग इस पीढ़ी का डोंगफैंग ट्राइब का लीडर था, युवा और होनहार। अपने विजडम पाथ कल्टिवेशन के बाल पर उसने न सिर्फ कबीले के सभी मामले साफ सुथरे ढंग से संभाले, बल्कि कबीला और भी समृद्ध होने की राह पर था। हालांकि ही ट्राइब की सैन्य शक्ति बेहतर थी, उनका दुश्मन एक विजडम पाथ गु मास्टर था जो प्लानिंग और अनुमान लगाने में माहिर था। ऐसी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं समझा जा सकता था। अगर हम इस युग में सबसे बड़े खतरे की बात करें तो वो निश्चित रूप से डोंगफैंग यूलियांग है। सही कहा, ये लड़का जवान है लेकिन उसके पास बड़ा अनुभव और ज्ञान है। चारों कलाओं के साथ साथ खगोल शास्त्र और भूगोल में भी माहिर है। उसने 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और उस न सिर्फ अपना गुजारा करना पड़ा बल्कि अपनी तब 6 साल की छोटी बहन डोंगफैंग किंगयू की भी देखभाल करनी पड़ी। उसके माता पिता उसके लिए एक विशाल विरासत छोड़ गए थे, लेकिन ये लड़का इंसानों की फितरत को अच्छे से जानता था और ये भी कि वो विरासत की हिफाजत नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये पारिवारिक संपत्ति एक प्रभावशाली बुजुर्ग को दे दी, अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रखा। उसने एकेडमी में अपने समय के दौरान बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रेजुएट होने के बाद वो यूएस बुजुर्ग का विश्वासपात्र बन गया। बाद में उसने कई योगदान दिए जिससे यूएस बुजुर्ग की प्रशंसा और सिफारिश मिली, अनजाने में उनके गु इमॉर्टल पूर्वज से गाइडेंस मिली और आखिरकार उसने अपना मौजूदा स्टेटस और शक्ति हासिल की। हर कोई डोंगफैंग यूलियांग के बारे में विस्तार से जानता था, हर एक ने उसके मूल के बारे में कुछ बातें कहीं। फैंग युआन ने ध्यान से सुना। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ये गहरी बातें नहीं सुनी थीं। फ्लैट जब वो इसे अनुभव कर रहा था, उस तुरंत एहसास हुआ कि ये डोंगफैंग यूलियांग आसान नहीं था और यूएस पर ध्यान देना जरूरी था। इतिहास विशाल और गहरा है, बड़ी लहरें रेत को बहा ले जाती हैं, कौन जाने कितने हीरोज को ये बहा ले जाएगी। जिस समय सब चर्चा कर रहे थे, उनका केंद्र बिंदु डोंगफैंग यूलियांग भी इस अत्यंत महत्वपूर्ण जंग के लिए अपने स्टडी रूम में प्लानिंग कर रहा था। धक धक धक, 3 हल्की दस्तक सुनाई दी। तुम अंदर आ सकती हो, बहन। डोंगफैंग यूलियांग ने बिना सिर उठाए ही जान लिया कि कौन है। दरवाजा खुला और एक भोली, नाजुक और बेहद खूबसूरत लड़की, हल्के पीले रंग की ड्रेस पहने, एक चमकदार चेहरे के साथ अंदर आई। उसकी त्वचा मुलायम और चमकदार थी, यूं साफ और पारदर्शी। उसकी नर्म आवाज चिंता से भरी हुई थी। बड़े भैया, सेंट्रल कॉन्टिनेंट से लाया गया जड़े एप्रिकॉट का फूल खिल गया होगा। बड़े भैया, मेरे साथ उस देखने चलिए। डोंगफैंग यूलियांग मुस्कुराया। वो जानता था कि उसने अपनी छोटी बहन को एक दिन और एक रात स्टडी रूम में बैठकर चिंता में डाल दिया था और वो इस बहाने से उस थोड़ा रिलैक्स करवाना चाहती थी। ठीक है, चलो, किंगयू। भाई बहन एक साथ स्टडी रूम से बाहर निकले और आंगन में आ गए। इस वक्त हल्की बारिश हो रही थी और काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। दूर बारिश का पर्दा और क्षितिज एक हो गए थे, एक उदास हरा रंग बना रहे थे। पास आने पर आंगन की दीवारों से कोई भी डोंगफैंग ट्राइब के अनागिनत झंडे और घने बेस हुए टेंट्स देख सकता था। लोग कैंप में इधर उधर आ जा रहे थे, आने वाली जंग की तैयारी करते हुए शोर शराबा मचा हुआ था। छोटे से आंगन में सिर्फ डोंगफैंग भाई बहन थे। बाहर का शोर शराबा बारिश के पर्दे से अलग हो गया था, जिससे छोटा आंगन शांत और खामोश लग रहा था। खासकर वो जेड एप्रिकॉट का फूल अपनी नाजुक और सुंदर पंखुड़ियों के साथ जो बारिश से गीली और चमकदार लग रही थी, और उसका हल्का पीला रंग भाई बहन को एक सुकून का एहसास दे रहा था। बड़े भैया, मैंने सुना है चाओ ट्राइब चली गई है। कुछ देर की खामोशी के बाद डोंगफैंग किंगयू ने सावधानी से पूछा। चिंता मत करो छोटी बहन, बड़े भैया ने ये पहले ही सोच लिया था। डोंगफैंग यूलियांग मुस्कुराया और धीरे से अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया। डोंगफैंग किंगयू ने हल्का सा सिर उठाया और अपने बड़े भाई को इस हल्की बारिश में सफेद कपड़ों, संगमरमर जैसे चेहरे, गहरी आंख के साथ उसकी प्लानिंग वाली ऑरा के साथ खड़े देखा, जिसमें शान और शांति थी। डोंगफैंग यूलियांग ने आगे कहा, मैंने चाओ ट्राइब को इसलिए बुलाया था ताकि मैं जितनी भी ताकत हो सके इकट्ठा कर सकूं। लेकिन उनका जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी मौजूदा ताकत से हम अभी भी ही ट्राइब की सेना को हरा सकते हैं। डोंगफैंग किंगयू की चिंता आधे से ज्यादा दूर हो गई। बड़े भैया के अनुमानों से कुछ नहीं बच सकता। लेकिन इस बार दुश्मन कोई छोटा मोटा किरदार नहीं है। ना सिर्फ ही लू लैन है, मैंने सुना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का पिछला हीरो वुल्फ किंग चैंग शनयिन भी उसके साथ मिल गया है। बड़े भैया, आपको सावधान रहना होगा। ही, छोटी बहन, क्या तुम्हें अभी भी अपने बड़े भाई पर विश्वास नहीं है? लेकिन डोंगफैंग यूलियांग ने धीरे से अपनी छोटी बहन को सांत्वना दी।
उसकी उंगली की गहराइयों में एक तेज रोशनी चमकी। हम पहली बार ही लूलैंड से तब माइल्ड जब हम एडवेंचर पर गए थे। इस आदमी के मन में तुम्हारे लिए बुरे विचार दी और मैंने उस अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन अब लगता है इस आदमी ने अभी तक हार नहीं मानी। इस बार बड़ा भाई उस ऐसा सबक सिखाएगा जो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। जहां तक चांग शन यिन की बात है, बड़े भाई के पास उससे निपटने का प्लान है। ये सब मेरे प्लान में है, तुम्हें बस आराम से आराम करना है। तुम्हारा शरीर बचपन से ही कमजोर है, ज्यादा चिंता मत करो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो इससे सिर्फ मेरा ध्यान भटकेगा। डोंगफैंग किंगयू ने हल्के से सिर हिलाया, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। बचपन से ही उसके बड़े भाई ने उसकी परवाह की थी, उसके लिए चिंता की थी और उसका ख्याल रखा था। वो एक जवान नाजुक फूल की तरह थी जिसे इस बड़े पेड़, उसके बड़े भाई ने पनाह दी थी। इन सालों में वो और उसका भाई हर तरह की मुश्किलों से एक साथ गुजरे थे। इस बार भी वैसा ही होगा, क्योंकि बचपन से अब तक बड़े भाई हमेशा इस तरह शांत और संयमित रहे हैं। बस इतना है कि अगर मुझे ये बीमारी नहीं होती, अगर मेरे पास कल्टिवेट करने की काबिलियत होती, तो कितना अच्छा होता। डोंगफैंग किंगयू ने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली। भाई बहन शांति से वहां खड़े रहे, जेड एप्रिकॉट के फूल को देखते हुए। छोटी बहन, बारिश में ज्यादा देर खड़े रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद डोंगफैंग यूलियांग बोला, बड़े भैया ज्यादा काम मत करना। डोंगफैंग किंगयू ने अपनी प्यारी आवाज में जवाब दिया। अपनी छोटी बहन को जाते हुए और कोने में गायब होते देख डोंगफैंग यूलियांग आखिरकार अपने एक्सप्रेशन को छिपा नहीं सका, उसकी भुएं सिकुड़ गईं और एक चिंतित एक्सप्रेशन उभार आया। ये यूं बिल्कुल भी इतनी आसान नहीं थी जितनी उसने बताई थी। ही लूलन खुद एक आसान दुश्मन नहीं है, अब उसके साथ चांग शन यिन भी है। 5 लाख भेड़िए सच में एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर के लायक है, बस वो अकेला हाई सिचुएशन बदल सकता है, जिससे ये थोड़ी सी बेहतर ही ट्राइब मेरे कबीले से बहुत आगे निकल गई है। इस आने वाली जंग के लिए हमारी तरफ को पहले इन 5 लाख भेड़ियों से निपटना होगा, वरना जीत की उम्मीदें बेहद अनिश्चित होंगी। मैं हार नहीं सकता। मैंने बड़ी मुश्किल से गू इमॉर्टल ओल्ड एंसेस्टर को मनाया है। अगर मैं ये गुप्त मिशन पूरा कर सका तो ओल्ड एंसेस्टर खुद मेरी छोटी बहन की बीमारी का इलाज कर देंगे। मेरी छोटी बहन के लिए मुझे इंपीरियल कोर्ट का मालिक बनना होगा और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में प्रवेश करना होगा। इससे पहले जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा, उस मरना होगा। तो वुल्फ किंग चांग शन यिन, तुम इस युग से पहले इस बारिश में ही क्यों नहीं मर जाते? डोंगफैंग यूलियांग ने आसमान में घने काले बादलों को देखा, उसके खूबसूरत चेहरे पर एक बेहद ठंडा एक्सप्रेशन था। चैप्टर 504 कत्ल की साजिश। टेन जुनगू की ताकत का बोझ चुपचाप फैंग युआन के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। फैंग युआन एयर बैंड किए आल्टी पाल्टी मारकर बैठा था, उसका शरीर टेन जुनगू की रोशनी से ढाका हुआ था। काफी समय बीत गया। फैंग युआन ने अपनी एयर खोली, रोशनी धीरे धीरे फैली और टेन जुनगू अपने असली साइज का सिर्फ आधा रह गया था। मैं इसे अभी भी 2 बार इस्तेमाल कर सकता हूं, फैंग युआन ने चुपचाप अंदाजा लगाया। स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून एक एक्सपेंडेबल गू था। इस एक को पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन के पास 70 जून की ताकत होगी। इस ताकत को रैंक 4 इनिशियल स्टेज स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के बीच भी बस ठीक ठाक ही कहा जा सकता था। ऑल आउट एफर्ट गू रैंक 2 तक दबा हुआ था और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन में किसी भी तरह के गुणवत्तापूर्ण बदलाव की कोई संभावना नहीं थी। मतलब उसकी स्ट्रेंथ पाथ की लड़ाई की ताकत इस थोड़े समय में काम की नहीं थी। उसने अपने पहले और दूसरे अपचर को फिर से चेक किया। पहले अपचर का वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा था जो अभी भी छिपी हुई हालत में था और ठीक हो रहा था। 90% पर्पल क्रिस्टल प्राइमीवल सी रोशनी से चमक रहा था। रैंक 5 पीक स्टेज क्रिस्टल दीवारों को बैंगनी रंग से रंग रहा था। समुंदर के ऊपर वुल्फ स्मोक गू था जो भेड़िए के आकार में काले बादलों के एक ढेर जैसा लग रहा था। पूरी तरह से ठीक हो चुका बैटल बोन व्हील बीदाग सफेद विलो के पत्ते जैसे स्नो वॉश गू के साथ सतह पर तैर रहा था। रैंक 5 हिंस एंक्लूज गू एक कटलफिश की तरह गोटे लगा रहा था, कभी कभी वुल्फ स्वॉलो गू के साथ खेल रहा था। नीचे बड़ी संख्या में वुल्फ एंस्लेवमेंट गू, कई स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू और कुछ वुल्फ सोल गू थे। उसी समय फैंग युआन के लिए इस वक्त सबसे जरूरी गू स्टारगेट गू, मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू, ईस्ट विंडो गू, सोल बेरियल गू और इंस्टेंट सक्सेस गू आसपास छिपे हुए थे। जहां तक वुल्फ हाउल गू, वुल्फ केयर गू, ईगल राइज गू, वुल्फ स्प्रिंट गू और ब्रेथ कंसीलमेंट गू की बात है, वो उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर थे।
जैसे जैसे फैंग युआन का नॉर्दर्न प्लेन्स में समय बढ़ रहा था, उसका शरीर भी धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन्स के वातावरण के अनुकूल हो रहा था। उसके पहले अपर्चर की कल्टीवेशन पहले हाई रैंक 5 मिडिल स्टेज तक रिकवर हो चुकी थी, लेकिन फैंग युआन हमेशा से ब्रेथ कंसीलमेंट गू का इस्तेमाल करके अपनी ऑरा को रैंक 4 पीक स्टेज तक दबाए हुए था। दूसरे अपर्चर में सीन अलग था। दूसरे अपर्चर की क्रिस्टल झिल्ली तेजी से चमक रही थी। 90% सच्चा सोना प्राइमीवल सी लहराता और चमकता था। इन दिनों की कल्टीवेशन के बाद फैंग युआन का दूसरा एपर्चर रैंक 3 पीक स्टेज से बढ़कर रैंक 4 पीक स्टेज तक पहुंच गया था। एपर्चर के केंद्र में रैंक 3 ऑल आउट एफर्ट गू था। इसके अलावा रैंक 3 स्ट्रेंथ ची गू था जो जानवर के फैंटम्स को ठोस रूप दे सकता था। रैंक 4 बिटर स्ट्रेंथ गू जो चोट लगने पर ताकत बढ़ा सकता था। रैंक 4 चार्जिंग क्रैश गू, रैंक 3 टूजीटा फ्लावर, प्राइमीवल एल्डर गू, रैंक 4 एक्सपेंड स्ट्रेंथ गू और हीलिंग गू, रैंक 3 सेल्फ रिलायंस गू। जहां तक वज स्टेयर गू, टर्न गोल्ड गू, पिच ब्लैक गू, ब्लड स्कल गू, बोन फ्लैश यूनिटी गू, यिन यांग रोटेशन गू और दूसरों की बात है, उन्हें इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था और इसलिए उन्हें हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में छोड़ दिया गया था। क्योंकि फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में पहले लंग या ब्लेस्ड लैंड से प्रकट हुआ था, उसके दूसरे अपर्चर को नॉर्दर्न प्लेन्स ने स्वीकार कर लिया था और उसके रैंक 4 पीक स्टेज कल्टीवेशन को कोई दबाव नहीं मिला था। दूसरे अपर्चर की कल्टीवेशन इतनी तेजी से इसलिए बढ़ सकी क्योंकि फैंग युआन ने पहले अनरेलिक गू को खरीदा था, लेकिन उसके पास सीमित इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स होने के कारण वो पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू नहीं खरीद पाया। इसलिए अब दूसरे अपर्चर की कल्टीवेशन फैंग युआन की अपनी कोशिश पर निर्भर करेगी। रैंक 4 से रैंक 5 एक गुणवत्तापूर्ण बदलाव की प्रक्रिया है, उनके बीच एक बड़ा अंतर है। मैं आज रात ही अपने दूसरे अपर्चर की कल्टीवेशन को रैंक 5 इनिशियल स्टेज तक बढ़ा लेता हूं। काफी समय देखकर फैंग युआन आल्टी पाल्टी मारकर बैठा रहा, रैंक 5 रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का फैसला करते हुए। दूसरे अपर्चर की कल्टीवेशन पहले हाई रैंक 4 पीक स्टेज पर थी और उसके पास पर्याप्त बुनियाद थी। उसकी योग्यता पहले अपर्चर से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने खुद यूज रिफाइन किया था, उसकी योग्यता भी 90% तक पहुंच गई थी। आम गू मास्टर्स जो इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, उनके पास रैंक 5 रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी पूंजी होती है। आमतौर पर वो कुछ असफलताओं के बाद काफी अनुभव प्राप्त करते और फिर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते। लेकिन अनुभव हमेशा से फैंग युआन का एक मजबूत पक्ष रहा था और ये बाधा उसके लिए मौजूद नहीं थी। इससे भी जरूरी बात, पहले और दूसरे अपर्चर की प्राइमीवल एसेंस एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। इस दुनिया में कोई भी दो पत्ते पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते, उसी तरह प्राइमीवल एसेंस हर गू मास्टर के लिए अनोखी होती है। अगर गू मास्टर्स बोन फ्लैश यूनिटी गू जैसे गू का इस्तेमाल किए बिना एक दूसरे को प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर करते, तो विदेशी प्राइमीवल एसेंस मिल जाती और अपर्चर आखिरकार फट जाता। लेकिन चाहे वो पहला हो या दूसरा अपर्चर, दोनों हाई फैंग युआन के थे, उनका एसेंस एक हाई था, इसलिए प्राइमीवल एसेंस को आपस में ट्रांसफर किया जा सकता था। उठो, फैंग युआन ने चुपचाप मन में सोचा और उसके पहले अपर्चर की पर्पल क्रिस्टल प्राइमीवल एसेंस उसके सीने के बीच में स्थित दूसरे अपर्चर की तरफ बढ़ी। एक रैंक 5 पीक स्टेज प्राइमीवल एसेंस का रैंक 4 क्रिस्टल झिल्ली पर हमला करना एक तेज प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए काफी था। सुबह होते होते फैंग युआन ने सफलतापूर्वक रैंक 5 इनिशियल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था। रैंक 5 में इस बार का ब्रेक थ्रू उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों में सबसे आसान था। लेकिन क्योंकि मैंने पहले अपर्चर की प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल किया, दूसरे अपर्चर को भी अब इलाके का दबाव मिल गया है। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि दूसरे अपर्चर में अभी हल्की बैंगनी प्राइमीवल एसेंस थी, लेकिन यूज एक्टिवेट करने से सिर्फ पिछले सच्चे सोने के प्राइमीवल एसेंस का हाई प्रभाव मिलता। सिर्फ आधे महीने से ज्यादा में दूसरे अपर्चर पर दबाव कम हो जाएगा, जबकि पहला अपर्चर 3 महीने में पूरी तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स के वातावरण में घुल मिल जाएगा और उसको कोई दबाव नहीं मिलेगा। ये वो समय भी होगा जब इंपीरियल कोर्ट के लिए संघर्ष चरम पर पहुंचेगा। फैंग युआन ने एक गंदी हवा की सांस छोड़ी और अपने शरीर को स्ट्रेच करने के लिए उठा। बिना आराम के एक रात की कल्टीवेशन ने यूज हल्की थकान का एहसास दिलाया। उसने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने पहरा दे रहे डू रैंक 3 गू मास्टर्स ने तुरंत यूज सलाम किया। एक गू मास्टर ने फैंग युआन को खुशखबरी दी, लॉर्ड वुल्फ किंग, हमारे गू मास्टर्स खुशकिस्मत कि उन्होंने जंगल में एक शार्क फिन वुल्फ पकड़ लिया। हमने उसे एक पिंजरे में बैंड कर दिया है। ट्राइब लीडर ने मुझे कहा है कि जब आप अपनी कल्टीवेशन पूरी कर लें तो सप्लाई कैंप जाकर यूज काबू में कर लें। ये खबर फैंग युआन के लिए एक अनापेक्षित सरप्राइज थी। शार्क फिन वुल्फ एक म्यूटेटेड बीस्ट था जिसके पास रैंक 4 गू मास्टर के बराबर लड़ाई की ताकत थी। हालांकि फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन में म्यूटेटेड वुल्फ्स का एक बैच खरीदा था,
लेकिन उसने उन्हें कोई साफ सफाई न दे पाने के कारण बाहर नहीं निकला था। अगर उसके पास उसकी हिफाजत के लिए एक शार्क फिन वुल्फ होता तो फैंग युआन बिना शक लड़ाई के दौरान कहीं ज्यादा सुरक्षित होता। थोड़ी देर बाद फैंग युआन सप्लाई कैंप में दाखिल हुआ। तू बो लॉर्ड वुल्फ किंग को प्रणाम करता है। एक रैंक 3 गू मास्टर जल्दबाजी में फैंग युआन का स्वागत करने आया। वो छोटा और मोटा था, उसका गोल मटोल चेहरा चमक रहा था। उसने चापलूसी भरी आवाज में कहा, लॉर्ड वुल्फ किंग, मैं आपका स्वागत करने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। तू बो के नेतृत्व में फैंग युआन और दूसरे जल्द हायस शार्क फिन वुल्फ को एक लकड़ी के पिंजरे में देख पाए। शार्क फिन वुल्फ एक हाथी जितना बड़ा था और इस वक्त पिंजरे में लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक मगरमच्छ की तरह मजबूत कवच से ढका हुआ था। उसकी पीठ पर शार्क के फिन्स की एक पंक्ति उसके सिर से पूंछ तक फैली हुई थी। सुबह की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी। यह शार्क फिन वुल्फ अपनी ऊँगली बैंड किए हुए था, उसका होश स्लम्बगू के प्रभाव में खोया हुआ था। मुबारक हो लॉर्ड। शार्क फिन वुल्फ सबसे मजबूत डिफेंस वाला म्यूटेटेड वुल्फ है। इस वुल्फ की सुरक्षा के साथ लॉर्ड एक शेर की तरह होंगे जिसे पंख लग गए हों। इससे भी दुर्लभ बात यह है कि शार्क फिन वुल्फ न सिर्फ जमीन पर लड़ सकता है, बल्कि पानी के नीचे उसकी लड़ाई की ताकत और भी ज्यादा है। दोनों रैंक 3 गू मास्टर गार्ड्स ने इस दिव्या घोड़े जैसे शार्क फिन वुल्फ को देखा और फैंग युआन को बड़ाई देते हुए कमेंट किया। फैंग युआन मुस्कुराया और इस शार्क फिन वुल्फ को देखा, उसकी ऊँगली थोड़ी सिकुड़ गई और उसने बेपरवाही से पूछा, इस म्यूटेटेड वुल्फ को पकड़ने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी? तू वो जानता था कि फैंग युआन उससे पूछ रहा है। उसने तुरंत जवाब दिया, हमें 4 रैंक 3 गू मास्टर्स और कम से कम 200 से ज्यादा रैंक 2 गू मास्टर्स की कुर्बानी देनी पड़ी। अगर वैंग ट्राइब लीडर और फैंग ट्राइब लीडर समय पर मदद के लिए नहीं पहुंचते तो यह शार्क फिन वुल्फ भाग गया होता। फैंग युआन ने सिर हिलाया, उसकी एड़ी एक लकीर में सिकुड़ गई। इस शार्क फिन वुल्फ को बहुत चोटें आई हैं, लेकिन लगता है इसके पास पुरानी चोटें भी थीं। हाँ, अगर इसकी पुरानी चोटें नहीं होती तो शायद इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर जिंदा बचकर वापस रिपोर्ट करने नहीं आ पाता। मैं देख सकता हूं कि लॉर्ड वुल्फ किंग को लॉन्जेविटी हेवन का आशीर्वाद मिला है, जिसने बड़ी जंग से पहले आपको एक घायल शार्क फिन वुल्फ भेजा। तू बो ने चापलूसी की। खुशकिस्मती, फैंग युआन बड़बड़ाया, उसके दिल में एक बेचैनी का एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था। ये साफ नहीं था कि यह एहसास कैसे उठा, लेकिन इसने उसे एक अनिवार्य खतरे का एहसास दिलाया। उसने कई सवाल पूछे लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाया। शार्क फिन वुल्फ एक म्यूटेटेड बीस्ट था, जिसके पास रैंक 4 गू मास्टर के बराबर लड़ाई की ताकत थी। क्योंकि उसके पास पुरानी चोटें थीं, उस रोका जा सका और जिंदा पकड़ा जा सका। सब कुछ तर्कसंगत था। एकमात्र अतर्किक चीज फैंग युआन के दिल में बेचैनी का एहसास था। लेकिन फैंग युआन ने इस सहज ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया। ये एहसास तब नहीं हुआ था जब वो अपनी पिछली जिंदगी में नया नया आया था। ये एक अंतर्ज्ञान था जो उसके सैकड़ों सालों के परीक्षाओं और अनागिनत मौत के मुंह से निकलने के बाद उसके भरपूर अनुभव के संचय से पैदा हुआ था। लोग उम्र के साथ होशियार हो जाते हैं। कोई कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, कई हार और परीक्षाओं का अनुभव करने और कई चीजें देखने के बाद वो स्वाभाविक रूप से कुछ बुद्धि प्राप्त कर लेता है। सच तो यह है, न सिर्फ इंसान बल्कि आम जानवरों में भी खतरे के प्रति एक प्रकार का सहज ज्ञान और संवेदनशीलता होती है। आसपास के गू मास्टर्स की उम्मीद भरी नजरों के नीचे फैंग युआन ने एक रैंक 4 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू निकला। ये लो, इस म्यूटेटेड वुल्फ को काबू में करो। जो अनापेक्षित था वो ये कि फैंग युआन ने खुद हाथ नहीं लगाया, बल्कि वुल्फ एंस्लेवमेंट गू तू बो को दे दिया। लॉर्ड चाहते हैं कि मैं इसे इस्तेमाल करूं? तू बो हैरान था, लेकिन मैं तो सिर्फ रैंक 3 पर हूं। बकवास कम करो और जल्दी इस्तेमाल करो। फैंग युआन ने भी सबरी से चिल्लाकर जबरदस्ती वुल्फ एंस्लेवमेंट गू तू बो को दे दिया। तू बो लाचार था, उस नहीं पता था कि वुल्फ किंग जैसे लॉर्ड का मिजाज इतना अजीब क्यों है, लेकिन फैंग युआन के दबदबे के कारण वो सिर्फ वुल्फ एंस्लेवमेंट गू में अपनी प्राइमीवल एसेंस डालना शुरू कर सकता था। उसने अपनी प्राइमीवल एसेंस काफी देर तक डाली और जब थकान से उस पसीना आने लगा, तब रैंक 4 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ। वुल्फ एंस्लेवमेंट गू एक रहस्यमयी रोशनी में बदल गया और झिलमिलाते हुए शार्क फिन वुल्फ के शरीर पर उतर गया। साई, एक अफसोस भरी औरत की अचानक सबके कानों में गूंजी। उसी पाल फैंग युआन के दिल में खतरे की घंटी अचानक बज उठी और वो बिना सोचे समझे तुरंत पीछे हट गया। एक कांपने वाला एहसास तुरंत वहां मौजूद सभी की आत्माओं को घेर गया। लगभग उसी पाल तू बो ने अचानक अपना मुंह खोला और एक दर्दनाक चीख निकाली और वहीं पर मर गया।
दोनों रैंक 3 गू मास्टर गार्ड शौक से बौखला गए। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि तू बो ने अपनी जान कैसे गंवाई। अनजाने में वो फैंग युआन के पीछे तेजी से उठ चले, लेकिन जल्द ही उनमें से एक अचानक कांप उठा। हवा में ही उसने सारी जिंदगी खो दी। सोल एक्सप्लोजन। एक रोशनी फैंग युआन के दिमाग में चमकी और वो बोल पड़ा, लॉर्ड वुल्फ किंग के पास सच में अद्भुत दृष्टि है। एक औरत की नर्म आवाज उसके कान के पास गूंजी, जिसके बाद उभरती हुई परछाइयां आयम। परछाइयां तलवारों जैसी थीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई और अचानक एक मोर के पंख फैलाने की तरह खुल गईं और फैंग युआन के शरीर को तेजी से जकड़ लिया। रैंक 4 मल्टीपल स्वॉर्ड शैडो गू। क्लिंग क्लोंग। तुरंत घनी आवाजें गूंजी, एक में मिल गईं। कई तलवारों की परछाइयों ने फैंग युआन के शरीर पर वार किया। सोने के लोहे से टकराने जैसी चमकदार चिंगारियां पैदा हुई। फैंग युआन की त्वचा गहरी हरी हो गई और अगर कोई ध्यान से देखता तो वो उसके शरीर पर कछुए के खोल जैसे पैटर्न्स देख सकता था। रैंक 5 टर्टल जेड वुल्फ स्किन गू। कामिनी औरत। बाकी बचा रैंक 3 गू मास्टर दहाड़ा जब उसने फैंग युआन पर हमला होते देखा और उसने मदद के लिए अपनी दिशा बदली। फैंग युआन पर छिपकर हमला करने वाली महिला गू मास्टर ने नाक सिकोड़ी। उस नजरअंदाज करते हुए उसने मल्टीपल स्वॉर्ड शैडोज को और भी ज्यादा दीवानापन से चलाया। उसी समय उसने एक पतला सांप थूका। सांप एक काले धागे जैसा था जो तलवार की परछाइयों के पास से गुजरा और सीधे फैंग युआन के कान की तरफ बढ़ा। फैंग युआन भी हिस्स था, उसकी निगाहें एक बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडी थीं। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और यूएस रैंक 3 गू मास्टर गार्ड को पकड़ लिया जो उसकी मदद के लिए आया था। लॉर्ड वुल्फ किंग। रैंक 3 गू मास्टर CHAUE का गया। वो फैंग युआन की रक्षा करने आया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन यूज पकड़ लेगा। जब वो हैरान और हक्का बक्का था, फैंग युआन ने यूज अपनी दाहिनी तरफ खींचा, ठीक फैंग युआन और शार्क फिन वुल्फ के बीच। लगभग उसी समय रैंक 3 गू मास्टर ने एक छोटी दर्दनाक करा निकली। उसका पूरा शरीर ऐठा, उसकी ईंग घूम गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। धागे जैसे सांप ने इस मौके का फायदा उठाया और फैंग युआन के कान में घुस गया। फैंग युआन ने एक भरी आवाज निकली, फिर उसने रैंक 3 गू मास्टर को छोड़ दिया और तलवार की परछाइयों पर मुक्के बरसाने लगा। महिला गू मास्टर इन मुक्कों में छिपी विशाल ताकत को महसूस कर सकती थी। वो धीरे से हंसी और मुक्कों का सामना करने के बजाय उसने मल्टीपल स्वॉर्ड शैडो गू को वापस बुला लिया। उसका शरीर फिर एक काली परछाई में बदल गया और वो तेजी से 20 कदम पीछे हट गई। काली परछाई एक टेंट की परछाई पर उतरी और फिर से एक औरत में बदल गई। ये औरत नफीस लग रही थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा एक काली जाली से ढका हुआ था। सिर्फ एक जोड़ी पतली लाल फिनिक्स जैसी अण दिख रही थीं। ऊपर से नीचे तक उसके शरीर से एक उदास और अकेली ऑरा निकल रही थी। उसकी खूबसूरती में एक शैतानी आकर्षण जोड़ रही थी। उसे एक बार देखने पर भूलना मुश्किल था। जूनियर शैडोलेस स्वॉर्ड बायन-सी शैन लॉर्ड वुल्फ किंग को प्रणाम करती है। औरत ने फैंग युआन की तरफ हल्का सा झुककर सलाम किया। वो दुश्मन के कैंप में थी और दुश्मनों से घिरी हुई थी, लेकिन वो शांत और आराम से दिख रही थी। फैंग युआन ने HMPH किया और पूछा, तुमने मुझ पर किस गू से हमला किया? बायन-सी शैन मुस्कुराए, जब जूनियर एक बार अभियां पर गई थी, एक खंडार में मुझे अनजाने में एक अजीब गू कीड़ा मिला। जब एक्टिवेट किया जाता है तो ये कान में घुसकर दिमाग में चला जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा भी तेज सोचता है, ये गू तेजी से फैलता है जब तक कि दिमाग फट ना जाए। इसलिए जूनियर ने इसका नाम ब्रेन एक्सप्लोजन गू रखा है। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। बायन-सी शैन ने एक बार फिर झुककर सलाम किया। उसकी आवाज सच्ची प्रशंसा से भरी हुई थी। सीनियर ने सच में लॉर्ड डॉनफैंग के सावधानी से बनाए गए घातक जाल को समझ लिया और सोल एक्सप्लोजन के ज्यादातर जोर से भी बच गए। जूनियर सच में प्रशंसा करती है। सीनियर की जान लेना जूनियर का सबसे बड़ा सम्मान होगा। अलविदा। उसके तुरंत बाद वो एक काली परछाई में बदल गई और इमारतों की परछाइयों से होकर भाग गई। वो शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। लानत है, रोको यूज। कई गू मास्टर्स जो शोर के कारण दौड़कर आए थे, गुस्से से चिल्लाए और परछाइयों पर हमला किया, लेकिन बायन-सी शैन की काली परछाई पहले ही गायब हो चुकी थी। वो चली गई या अभी भी यहीं थी, एक पाल के लिए कोई भी यकीन से नहीं कह सकता था। हम देर से आए, हम लॉर्ड वुल्फ किंग से माफी मांगते हैं। लॉर्ड वुल्फ किंग, आप ठीक हैं? चिंतित भीड़ ने जल्दी से फैंग युआन को घेर लिया। फैंग युआन के शरीर को कोई भरी चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी त्वचा और बाल तलवार की परछाइयों से कट गए थे, जिससे वो काफी दयनीय लग रहा था। मुझे क्या हो सकता है? निकम्मों का झुंड, किसी को पता ही नहीं चला कि दुश्मन कैंप में घुस आया है।
तुम सब दफा हो जाओ। फैंग युआन ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन वो अंदर से खुश था। उसने सोचा नहीं था कि इस कत्ल की कोशिश में थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक विरासत का सुराग उसके हाथ लगेगा। ब्रेन एक्सप्लोजन गू, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं इसे रोक नहीं सकता था? HMPH, अनाड़ी जूनियर। फैंग युआन की पिछली जिंदगी की यादों में यह शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सी शैन एक महत्वपूर्ण किरदार थी। वो मा होंगयो की पत्नियों में से एक थी और भविष्य में रैंक 6 गू इमॉर्टल बनेगी। उसके ब्रेन एक्सप्लोजन गू के कारण हाइमा होंगयून थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल की एक विरासत प्राप्त कर पाया था। बस इतना था कि मा होंगयो हमेशा ये बताने से बचता था कि ये विरासत क्या थी या उसके ठीक ठीक विवरण क्या थे, इसलिए फैंग युआन को भी साफ पता नहीं था। उस सिर्फ ये पता था कि इस ब्रेन एक्सप्लोजन गू को ठीक से कैसे एक्टिवेट करना है। मा होंगयो हमेशा इस बारे में बात करने से बचता था। इससे साफ पता चलता है कि यूस इस विरासत से कितना बड़ा फायदा हुआ था और वो डरता था कि अगर उसने सच बताया तो दूसरे लोग इस पर लालच करेंगे। फैंग युआन ऊपर से बेहद गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसका दिल शांति से घटना का विश्लेषण कर रहा था। चैप्टर एंड।